नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन। सचिन, आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं? देखिए, आज बात होगी उस राज्य की जहाँ पर चुनाव हुए, जहाँ पर चर्चाएँ ये हुई कि आखिर वहाँ पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जीत किसकी हुई ये सबके सामने है, लेकिन इस जीत के बावजूद भी कई सारे सवाल, कई सारे संशय और लोगों के मन में एक बात जो सबके सामने रखी जा रही है वो ये कि अब महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी तमाम कई पहलू हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र में सियासत का पलड़ा किस तरफ भारी है ये तो पता चल गया, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान होने के बाद इतनी देरी। अब 3 गठबंधन साथ में है, अजीत पवार का गुट है, एनसीपी का साथ में शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी और उसी के साथ ही बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस महायुति गठबंधन में 132 सीटों के साथ। अब ये तो तय हो गया है मोटे तौर पर कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एकनाथ शिंदे जो है वो अपने गाँव चले गए थे, हुँ। नाराजगी जताई जा रही थी। अब ये नाराजगी क्यों थी ये थी बताएंगे, लेकिन इस बीच नितिन गडकरी का एक बहुत ही दिलचस्प बयान सामने आया है। नितिन गडकरी के बयान में साफ-साफ वो कह रहे हैं कि देखिए राजनीति है, राजनीति में हर एक की महत्वाकांक्षा होती है और अगर किसी की महत्वाकांक्षा भी है तो बुरा क्या है? वो कह रहे हैं कि प्रधान को विधायक बनना होता है, विधायक को मंत्री बनना होता है, मंत्री को ये चाह होती है कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, हुँ। मुख्यमंत्री को ये चिंता होती है कि आखिर मुझे आलाकमान का भी पद से हटा ना दे। और ऐसी तमाम चाहें जो हैं राजनीति में जो भी शख्स है उसके अंदर ये होती है, उसकी आकांक्षाएँ और महत्वाकांक्षाएँ जो हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को महाराष्ट्र के इस मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आखिर क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर भी आप विचार कीजिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पहले ये तो कह दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये अपने शब्दों से जाहिर तो कर दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी काफ़ी देर बाद ज़ाहिर किया। हाँ, कई बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी कई बार की गई। उन्होंने शुरुआत में तो कहा वो ये कहते थे हुँ, जब चुनाव चल रहे थे और जब रिजल्ट आने वाला था, देखिए हम तीनों पार्टियां बैठकर तय विचार करेंगे, विमर्श विचार करेंगे। विमर्श करेंगे किसका मुख्यमंत्री होगा। फिर जब उनको ये लगा कि भाई दबाव आ रहा है, बीजेपी का पलड़ा भारी है, ज्यादा विधायक उनके हैं तो अब तो मानना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, मैं अब किसी प्रकार की कोई शक शुबा गुंजाइश नहीं है, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री के लिए जैसा वो फैसला करेंगे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मामला अटका हुआ है वो गृह विभाग को लेकर अटका हुआ है। हुँ। लेकिन गृह विभाग को लेकर मामला अटका, चूंकि अब शिंदे ये चाहते हैं कि ये विभाग उनको मिले जिसके पास गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का होता है, वो दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है महाराष्ट्र की कैबिनेट का। ये सभी जानते हैं उसके पास कितनी पावर होती है। आप किसी भी पुलिस राज्य का हो, हाँ। किसी भी राज्य का होगा, गृह मंत्रालय जिसके पास है वो अपने आप में ही मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा चेहरा वहाँ पर होता है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि देखिए तो क्या जो गृह ये विभाग मिलेगा? चर्चाएं इसी बात की कि आखिर सॉल्यूशन इसका कब तक निकलेगा। अब इससे जुड़ी एक और खबर ये सामने आ रही है कि पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी, ये पहुंचने वाले हैं मुंबई और वहां पर कल यानी कि 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन इन सबसे इतर एकनाथ शिंदे तो गृह मंत्रालय पर अड़े ही हुए हैं। अजीत पवार की नजर जो है फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्रालय पर टिकी हुई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब अजीत पवार जो है अब वो भी यहाँ पर टिके हुए हैं कि भैया मुझे ये मंत्रालय चाहिए। अब इसी को लेकर एक और खबर ये सामने है कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। अभी इस पूरे विवाद से बचने के लिए महायुति ने यह फैसला लिया है कि अभी हम कोई भी पोर्टफोलियो डिवाइड नहीं कर रहे हैं और जो भी होगा अब आने वाले वक्त में यानी कुछ समय हम समझेंगे, विचार अब करेंगे, उसके बाद ही पोर्टफोलियो डिवाइड होगा। अब देखिए ये बहुत ही ऊहा-पोह की स्थिति है। आप अपने साथियों को मना नहीं पा रहे हैं। बीजेपी किसी भी हालत में गृह विभाग अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है, ये सच्चाई है। बीजेपी कह रही है कि भई जब हमारे ज़्यादा विधायक हैं, हमारा मुख्यमंत्री है तो और जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे हुँ, तब ये विभाग उनके पास था। आप याद कीजिए महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे जब हुँ, मुख्यमंत्री बने थे और तब 2019 हाँ, और उस वक़्त 2.5 साल के लिए जो गृह विभाग था, वो एनसीपी शरद पवार को गया था। वो एनसीपी को गया था। हुँ, तब शरद पवार पार्टी का कामकाज देख रहे थे, बाद में फिर पार्टी टूटी और फिर अलग-अलग गठबंधन बने। लेकिन कहा ये जा रहा है कि अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री तो मिल जाएगी, हुँ। लेकिन वो जो गृह विभाग है उसको लेकर मामला अटका हुआ है। अब किसके पास जाता है, किसके पास नहीं, किसकी जीत, किसकी हार। लेकिन इस बीच एक बहुत दिलचस्प बयान जिसकी चर्चा हमने अभी की हाँ, नितिन नितिन गडकरी। गडकरी के बयान की। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आप सभी जानते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और नागपुर में कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। उनका ये कहना है कि राजनीति में हर शख्स उदासी का शिकार है। हर शख्स हमेशा सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा पाले रहता है जिस पद पर वो होता है। अब उन्होंने ये बताया कि देखिए कुछ भी हो
एक जो पार्षद है वो विधायक बनना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है। अब विधायक इसलिए परेशान हो जाता है विधायक बनकर के, भाई उसको उसका मनपसंद का मंत्रालय नहीं मिला। अब इसलिए भी परेशान होता है, अच्छा मेरे को तो ये गंदा मंत्रालय मिल गया, अच्छा भी मिल सकता था। अब जो विधायक मुख्यमंत्री जिसको चुन भी लिया जाता है वो इसलिए परेशान होते हैं, भैया आला कमान कब हमें हटा देगा। और ये जो महत्वाकांक्षा है वो बनी रहती है। जब आप एक पद पर पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है आप सेंटर की राजनीति में कब जाएंगे, जब सेंटर की राजनीति में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि केंद्रीय कैबिनेट में आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। फिर आपकी महत्वाकांक्षा तो प्रधानमंत्री बनने तक की हो सकती है, आप कुछ भी सोच सकते हैं कि आपको जो बनना है। और कई बार नितिन गडकरी ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए हमारी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और कई बार और उन्हें भी नितिन ऑफर हुआ है लेकिन वो चाहते नहीं है बनना, तो ऐसी कई सारी बातें जो है वो सामने आती हैं। हालांकि ये जग जाहिर है कि महत्वाकांक्षाएं जो है वो किसी कम नहीं होती हैं, जो कुछ उन्हें मिलता है और भी बढ़ा हुआ उन्हें और चीज जो है वो चाहिए होता है। लेकिन खैर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि महाराष्ट्र में अच्छा सबकी नजरें एक जो है मिनट वो टिकी मैं हुई। हाँ रोकना बिल्कुल। चाहूंगी। जब नितिन गडकरी बोल रहे थे तो उन्होंने एक कोट का जिक्र किया और ये कोट था पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का। उन्होंने कहा कि मुझे एक कोट याद आ रहा है इस मौके पर, ये नितिन गडकरी ने कहा कि उस कोट में उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति तब समाप्त नहीं होता जब वो हार जाता है, कोई व्यक्ति तब समाप्त होता है या खत्म होता है जब वो हार मान लेता है। तो इसका मतलब नितिन गडकरी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महत्वाकांक्षा है और ये जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, महत्वाकांक्षा रहेगी तो हम रहेंगे। और इसीलिए महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई इस वक्त महाराष्ट्र में लड़ी जा रही है। किसी को हर महत्वाकांक्षा है पार्टी की मुख्यमंत्री तरफ से। बनने का, तो किसी को महत्वाकांक्षा है कि वो बड़ी गृह भूमिका विभाग में लेने है, की। गृह विभाग जो है उनके खाते में आना चाहिए। किसी को ये महत्वाकांक्षा है कि भैया हम अगर हमने सरकार को सपोर्ट किया तो हमारे अधिक मंत्री होने चाहिए। तो ये सारी महत्वाकांक्षाएं और जो आकांक्षाएं हैं वो सभी के अंदर है और वो जग जाहिर भी है। इसीलिए महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया गया है। और जैसा तो बीजेपी क्या के लिए लोग देवेंद्र कहते हैं, फडणवीस ही वो चेहरा होंगे? देखिए हालांकि कई जगहों पर ये भी खबर छपी है कि और भी नए चेहरे जो हैं वो आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर। इसलिए चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि उनके लिए कहा गया कि कई दशकों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक ऐसा नेता सामने आया है देवेंद्र फडणवीस, जो लगातार लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, एक अच्छे नेता के तौर पर वो उभरे हैं इसीलिए। लेकिन बीजेपी हमेशा से चौंकाती आई है, हमने अलग अलग विधानसभा तो चुनाव में देखा छत्तीसगढ़ है, हो, कई हरियाणा सारे हो, एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स हैं। नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र विकल्प बीजेपी के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी ने और भी कोई नाम जो है वो पर्ची में लिख कर रखा होगा और अचानक से वो पर्ची सबके सामने आएगी और एक नया मुख्यमंत्री जो है सबके सामने होगा। अब ये सरप्राइजेस देने के लिए बिल्कुल ठीक कहा सचिन ने, जाने जाती है अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी सुगबुगाहट इसी बात की है कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे जिनके नाम का ऐलान होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के फेवर में भी बहुत बातें जाती हैं। मसलन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक हैं और वो एकमात्र चेहरा थे जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। अमित शाह के भी क्लोज हैं, आरएसएस के भी बहुत क्लोज हैं और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति में पहुंचाया जिसका सपना महाराष्ट्र में बीजेपी अपने लिए देख रही थी। सबसे मजबूत स्थिति में आज अगर बीजेपी महाराष्ट्र में है, कभी नहीं हुआ करती थी, अगर ये स्थिति महाराष्ट्र में बीजेपी की आई है तो ऐसे वक्त में उसका जो श्रेय है वो देवेंद्र फडणवीस को जाएगा। और ऐसे वक्त में जब लोकसभा में आपकी सीटें कम हुई थी और ऐसे वक्त में जब देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनावों के बाद इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, चूंकि वो अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको रोका गया था कि आप रुक जाइए। बाकायदा आरएसएस के पदाधिकारी उनके घर गए, उनको रोका कि भाई आप मत दीजिए। तो ऐसे टाइम पे उन पे भरोसा किया और देवेंद्र फडणवीस ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बहुत काम किया महाराष्ट्र में। और एक और चीज जो उनके फेवर में जाती है सचिन, वो ये कि अगर बीजेपी की सरकार बन पाई, जब आपने उद्धव ठाकरे की सरकार देखी उसके बाद वो सरकार टूटी, महाविकास आघाड़ी की महायुति की सरकार बनी और वो जो पूरा खेल था उसके केंद्र में देवेंद्र फडणवीस से, कैसे अजीत पवार को अपने गुट में लेके आना है, कैसे एकनाथ शिंदे को अपने गुट में लेकर आना है, तो वो पूरे चक्रव्यूह जो रचने वाले थे वो थे। तभी तो उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर मकान मत बनाना, मैं सुनामी हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। तो ये बातें देवेंद्र लौट के वापस आते हुए फिर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो वापस आ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। अब चर्चाएं चेहरे को लेकर है, हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है और अगर कोई नए नाम चल रहे हैं तो आखिर वो कौन कौन से, बताइए हमें कमेंट करके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।